इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ना है कि पैसे को मैनेज कैसे करना है, कितना पैसा आएगा, कहाँ से लेके आना है, कौन से सोर्सेज से ये पैसा लेके आना है, वो आप लोगों का ऑनर्स फंड होएगा या आप लोगों का क्रेडिटर्स या आउटसाइडर्स फंड से आप लोगों ने पैसा लेके आना है, और उस पैसे को यूज़ कैसे करना है ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में डिसाइड करेंगे। हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि जब आप लोगों को लिक्विडिटी पोजीशन ज़्यादा चाहिए, अगर हम कहते हैं कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, हमें कैश फॉर्म में ज़्यादा पैसा चाहिए, तो हम कौन से सोर्सेज से फंड को यूज़ करें, ठीक है, कितना यूज़ करें, कैसे उसको यूटिलाइज करें। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा पैसा और कहाँ पे यूटिलाइज होएगा, ये सारा कुछ हमने इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। सो वो तो हमारी इंट्रो थी। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन में सबसे पहले लिखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी। जब भी बात आती है ऑपरेशन की, इट मीन्स मैं बात कर रही हूँ कि जब आप एक्चुअली काम करते हो, जब आप एक्चुअल में पैसे को यूज करने की बात कर रहे हो। So operational activities of the business that is responsible for obtaining and effectively utilizing the funds. अब दो चीजें हैं, इसको अंडरलाइन करो। कौन सी दो चीजें हैं? ऑब्टेन, ऑब्टेन ऊपर हैश करके या एरो डाल के लिखो कि पैसा आएगा कहाँ से, शेयर होल्डर फंड से या आउटसाइडर्स, बाहर से, क्रेडिटर से, डिबेंचर से पैसा लेना है। सो आपने वो पैसा ऑब्टेन कहाँ से करना है, और नेक्स्ट लाइन में लिखा है आपने उसको इफेक्टिवली, एफिशिएंटली यूज करना है। क्यों यूज करना है? ताकि आप लोगों को प्रॉफिट हो सके बिजनेस में। सो it is that business activity which is responsible for obtaining and effectively utilizing the fund necessary for efficient operations, कि आप लोगों के operations properly complete हो जाएं, इसके लिए जो भी आपके लिए ज़रूरी है, ये सब कुछ हम कहाँ पे डिसाइड करते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। सो अगेन इस डेफिनेशन में उन्होंने वही दो चीज़ें बातें करी हैं कि पैसा कहाँ से आएगा और कैसे उसको क्या करना है, आपने यूटिलाइज करना है। सो यहाँ तक मीनिंग आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब डिटेल में थोड़ा सा करते हैं कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, कि हम बात कर रहे हैं पैसे के साथ डील करना है तो किस तरीके से डील किया जाएगा। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि डिसीजन टेकन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप जो भी डिसीजन लेते हो कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे यूटिलाइज करना है, कहते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे और बैलेंस शीट पे। आप खुद ही सोचो, हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में डिबेंचर्स कहाँ पे आते हैं? आप लोगों के लायबिलिटी साइड। शेयर होल्डर्स फंड्स, अगर आप वहां से कैपिटल लेते हैं तो वो भी लायबिलिटी साइड। आपका उधार उतना ज्यादा होता जाएगा, लायबिलिटी साइड उतनी ज्यादा ही आप लोगों की बल्कि हो जाएगी। सो यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करी है। देन उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी कि अगर आप उन सोर्सेज को, जो आपने पैसा लिया है, उस फंड्स को प्रॉपरली यूज नहीं करोगे, आपके प्रॉफिट कम और लॉसेस क्या हो जाएंगे? ज्यादा। सो इसलिए लिखा है इन्होंने कि जो भी आप लोग डिसीजन ले रहे हो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। सो प्रोग्रेस भी आप लोगों की यहाँ से पता चल जाएगी कि अगर आपकी बैलेंस शीट ज्यादा अमाउंट दिखाएगी, इट मीन्स आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैपेसिटी अच्छी है। अगर प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो प्रोग्रेस ज्यादा है बिजनेस की। तो कहते हैं ये आप लोगों का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना, वो आप लोगों की यहीं से पता चल जानी है। अब क्या क्या रोल प्ले करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फर्स्ट पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्योंकि जब मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करी, मैंने पैसे की बात करी है, ठीक है, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की बात करी है, तो एक एक चीज करके इनको पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले आती है हमारी फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट्स में बहुत ज्यादा मेजर पोर्शन जो है वो फाइनेंशियल, या हम कहें कि पैसे का इन्वेस्ट होता है, तो वो भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल पहले क्लियर करते हैं। If it has been decided in the capital budgeting to invest rupees 500 crore, there will be an increase of 500 crore in the fixed assets. अब कहते हैं कि मान लो कैपिटल बजटिंग बच्चे वो डिसीजन होते हैं जो आप लोग फिक्स एसेट के रिलेटेड लेते हो, ठीक है। तो अब इन्होंने लिख दिया कि अगर आपने कैपिटल बजटिंग में ये डिसाइड किया था, क्या डिसाइड करा था? कि इन्वेस्ट करना है 500 रुपए करोड़। डिसाइड जो करा है वही तो इन्वेस्ट करना है ना। कैपिटल बजटिंग एसेट में उन्होंने लिखा था 500 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फिक्स एसेट भी मेरी 500 से इंक्रीज हो जाएंगी। सो हमारे डिसीजन जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो हम डिसाइड करते हैं वही इम्प्लीमेंट होता है। So fixed assets have important contribution in the profit of the business organization.
Under the financial management, the total investment in the fixed asset and every separate fixed asset is determined. अब यहाँ पे ये लाइन अंडरलाइन करी, यहाँ पे इन्होंने मीनिंग एक्सप्लेन करा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी आप लोगों ने फिक्स एसेट में, करंट एसेट में की है, हम वो डिटर्मिन करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर डिटर्मिन कर लिया कि हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है। अब जैसे कहते कैपिटल बजटिंग में आपने डिसाइड किया था, आपने उतना इन्वेस्ट किया। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा कितना पैसा फिक्स एसेट में लगा हुआ है। नेक्स्ट वन, सो नेक्स्ट हमारा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट। अब हमने क्या डिटर्मिन करना है? करंट एसेट्स। पहले हमने क्या डिटर्मिन किया था? सिर्फ और सिर्फ हमारी फिक्स्ड एसेट, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट में जब आप कैश फ्लो रेशियो करोगे ना, कैश फ्लो चैप्टर करोगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि हम इन्वेस्टमेंट की, जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट लिए जाते हैं। जो मैं वर्ड बोल रही हूँ इनको ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि रेशियो और कैश फ्लो चैप्टर में ये टर्म्स आपकी यूज होनी है। मैं कौन सी बात कर रही हूँ कि जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स ही आती हैं। सो इन्होंने क्या लिखा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट में आपने फिक्स्ड एसेट ले लिए। अब करंट एसेट तो आई नहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, हम वो उनको अलग हेडिंग डाल दी कि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हमारी हेल्प करती है क्या डिटर्मिन करने में कि कितना पैसा हमारा करंट एसेट में लगा हुआ है। अब करंट एसेट की मैं बात करूं, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि करंट एसेट हमारी है कौन सी। हाँ जी, आप लोग रेशियो चैप्टर कर रहे हो सारे बच्चे, पता होना चाहिए करंट एसेट कौन कौन सी है। कैश, एनीथिंग विच इज इक्विवेलेंट टू कैश, यानी कि कैश एट बैंक, हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, और हमारे स्टॉक डेटर्स, ये लिखा भी हुआ है आगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी हैं हमारे, वो सारी क्या है? एसेट्स हैं। अब ये पता चल गया कि करंट एसेट कौन कौन सी हैं। तो कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो आपकी हेल्प करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से आपको ये पता चल जाता है कि करंट एसेट में कितना पैसा लगा हुआ है। एग्जाम्पल पढ़े पहले, इफ द इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट इज ₹100 करोड़, अगर इन्वेस्टमेंट करंट एसेट में 100 करोड़ है, देन सॉरी इट विल देन बी डिटर्मिन्ड। अब कहते हैं यहाँ से हमें ये पता चल जाता है हाउ मच शुड बी इन्वेस्टेड इन कैश, स्टॉक, डेटर। तो इसका मतलब कहते हैं अगर हमें ये पहले से हमने डिसाइड कर लिया है कि 100 करोड़ करंट इन्वेस्टमेंट में या करंट एसेट्स में पैसा होना चाहिए, तो हम कहते हैं ये डिसाइड कर सकते हैं, हमें ये डिटरमिन करना चाहिए कि हमारे कैश, स्टॉक, डेटर्स में कितना पैसा लगा हुआ है। तो पता चल जाएगा हमें, क्योंकि हमें करंट एसेट का पता है, फाइनेंशियल यानी कि कितना पैसा लगा हुआ है, हम डिटरमिन इजीली कर लेंगे। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, अंडरलाइन करिए यहाँ से, अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट एंड एवरी सेपरेट करंट एसेट इज डिटरमिन्ड, कि कितना पैसा कैश में लगा है, कितना पैसा स्टॉक में लगा है, कितना पैसा डेटर में लगा है, कितना पैसा हमारा जो है कैश एट बैंक पड़ा है, कितना पैसा हमारा मार्केटेबल सिक्योरिटीज में लगा है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो हर चीज, हर एस्पेक्ट को डिटरमिन करती है कि हमने कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ पे लगाया हुआ है। अगर कोई ऐसे अननेसेसरी एक्टिविटी है जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर दो। ठीक है, सो फिलहाल तो हमारी करंट एसेट तो सारी पॉजिटिव ही है, क्योंकि कैश, स्टॉक, डेटर, ये सब कुछ हमारा सही है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब हम दोबारा बता रही हूँ, टॉपिक हमारा क्या है? रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है, ये देखना कि फिक्स एसेट में कितना पैसा लगा हुआ है। कहते देख लिया, आप एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पे, फिक्स एसेट मतलब मशीनरी, बिल्डिंग, प्रेमिसेस वगैरह, और यहाँ पे करंट एसेट में कितना पैसा लगा हुआ है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ ये कैश, बैंक जो भी हमारा है, ये कितना पैसा है हमारे पास। हमने ये तो डिटर्मिन कर लिया। अब हमने नेक्स्ट देखना है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। पहले मैंने जो बात करी है, मैंने एसेट साइड की करी थी, फिक्स एसेट और करंट एसेट। अब किस साइड की मैं बात कर रही हूँ? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, पैसे की बात कर रही हूँ। ठीक है, कौन से सोर्सेज से लेना है, मैंने डेटर से पैसा लेना है, शेयर होल्डर से पैसा लेना है। सो यहाँ पे मैं ये चीज डिसाइड कर रही हूँ। एक चीज मैं पहले बता दूं, यहाँ पे मैं सिर्फ प्रपोर्शन की बात करूंगी, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस।
आपने रेशियो चैप्टर में पढ़ा होगा कि हमारी जो एक क्या कहें उसको कि आइडल रेशियो है वो कितनी होनी चाहिए, 2:1, कि हम ज्यादा पैसा जो है वो डेटर से लें और कम पैसा इक्विटी से यूज करें, हम यही कहते हैं ना वहां पे। सो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, ये प्रपोर्शन की ही बात हो रही है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस में से कि लॉन्ग टर्म पैसा जो लेना है 10 साल 5 साल 6 साल 7 साल के लिए, वो कितना परसेंट लेना है, और शॉर्ट टर्म फाइनेंस वाला कितने परसेंट पैसा होना चाहिए हमारे पास। और आगे वाले पॉइंट में हमने सोर्सेज की बात करनी है, वो इक्विटी और डिबेंचर वाली। सो यहाँ पे सिर्फ मैं प्रोपोर्शन की बात करूंगी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस की, कौन कौन सी मेरे पास जो है वो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो ऑल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बिजनेस आर फुलफिल्ड थ्रू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब कुछ पैसा हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, साल में रीपेमेंट हो जाती है उसकी, कुछ के लिए हमें 5 से 10 साल के लिए भी होता है। सो ये डिपेंड करता है। सो अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट द प्रपोर्शन ऑफ बोथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज डिटरमिन्ड। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं दोनों प्रपोर्शन को डिसाइड करते हैं कितना कितना पैसा चाहिए। अब यहाँ पे पहले इंसर्कल करिए, हम बात करते हैं पहले लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म सोर्सेज प्रोवाइड कैपिटल फॉर बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म, therefore their use increases liquidity, meaning thereby that the business has the capacity to make quick payment in respect of daily payment। अब कहते हैं अगर आपके पास लॉन्ग टर्म यहाँ पे सोर्सेज ज्यादा हैं, सो यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी पोजीशन, आपके पास कैश जो है जिसको लिक्विड कैश कह देते हो वो ज्यादा है, आप रीपेमेंट डेली बेसिस के ऊपर कर सकते हो, क्विक पेमेंट जो है वो कर सकते हो। आपको पता है लिक्विडिटी क्या होता है, कैश हैंड, हाथ में कैश होना। अब मेरे पास मशीनरी पड़ी है, वो लिक्विडिटी थोड़ी ना है। अगर आपके घर में कोई पैसा मांगने के लिए आया है तो क्या आप उनको बोलोगे, अगर कोई मान लो भीख मांगने के लिए आपके घर में पैसा आया है तो आप उनको क्या बोलोगे, हमारे पास 10 लाख की गाड़ी है, 50 लाख का घर है, तो क्या आपकी लिक्विडिटी पोजीशन है? नहीं। अगर आप उसको 1-2 रुपए 10 रुपए 50 रुपए नहीं दे सकते, आपके घर में इतना पैसा है ही नहीं, तो क्या फिर आप उसको 10 लाख की गाड़ी दोगे? नहीं दे सकते ना। तो वो लिक्विडिटी पोजीशन नहीं है। लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, अगर आपके कैश इन हैंड, आप इमीडिएटली पेमेंट कर दो, जो बात इन्होंने करी है क्विक पेमेंट कर दो, आप उसको क्या कहते हो, लिक्विडिटी पोजीशन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। देन एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म सोर्सेज। अब ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लीजिए और इसको मैं समझाती हूँ, फिर जैसे आपने इसको लिखना है लिख लीजिए। उन्होंने लिखा है कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज। पहले तो ये समझो कि कॉस्ट क्या होती है। मैंने लोन लिया तो मैंने ब्याज पे किया, वो ब्याज क्या है मेरे लिए, कॉस्ट। दूसरी बात, अगर डिबेंचर्स मैंने इशू किए तो डिबेंचर्स को मैंने क्या पे किया, इंटरेस्ट, मेरे लिए वो क्या है, कॉस्ट। यहां तक समझ में आ गया कि मैं कॉस्ट किसको बोल रही हूँ, जो आप लोग इन रिटर्न खर्चा पे करते हो। आपने ये रेशियो चैप्टर में भी कई बार पढ़ा होगा, आप कॉस्ट निकालते हो वहां पे डेट की, तो आपको ध्यान रखना है वहां पे फिर आप इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ट्रीट करते हो। सो एट द सेम टाइम द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज। अब कहते हैं जो आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज लेते हो, 10 साल के लिए लोन ले लिया है, 10 साल के लिए डिबेंचर्स ले लिए हैं, इनकी कॉस्ट ज्यादा है। इनकी कॉस्ट ज्यादा क्यों है, क्योंकि आप लोगों को इनके ऊपर ब्याज पे करना पड़ता है, समटाइम्स वो ज्यादा होता है इंटरेस्ट देन द कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म सोर्सेज। आपने साल के लिए कोई लोन लिया तो आपको इतना खर्चा पड़ेगा क्या, नहीं। कई बार तो हम वैसे ही उधार 6-6 महीने के लिए ले लेते हैं, तो उसके ऊपर खर्चा नहीं ज्यादा है। इसलिए इन्होंने लिखा है कि कॉस्ट जो है लॉन्ग टर्म सोर्सेज की वो ज्यादा है, शॉर्ट टर्म सोर्सेज की कॉस्ट जो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो वो कम होता है। Therefore, if there is more liquidity is required in business, more cost shall have to be borne। अगर आप लोगों को ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है, आप लोग ज्यादा क्विक कैश अपने हाथ में रखना चाहते हो, सो वहां पे आपको ज्यादा कैश जो है या ज्यादा कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ती है। क्यों बेयर करनी पड़ती है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, पहले मैं लाइन कंप्लीट कर लूँ। अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट द प्रपोर्शन ऑफ बोथ दी सोर्सेज इज डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी एंड कॉस्ट एनालिसिस। आपको खर्चा ज्यादा, देखो दो इन्होंने एनालिसिस की बात करी है। अगर तो आप लोगों को लिक्विडिटी ज्यादा चाहिए तो फिर लॉन्ग टर्म सोर्सेज ले लो। क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म सोर्सेज को तो मैंने बड़े 10 सालों में पे करना है ना। शॉर्ट टर्म सोर्सेज तो क्या, आज पैसा लिया मुझे 6 महीने में वापस करना पड़ेगा, तो क्या लिक्विडिटी है वहां पे, नहीं। कहते हैं अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए तो कौन से सोर्सेज लोगे आप, लॉन्ग टर्म सोर्सेज, लिख लीजिए।
अगर कॉस्ट आप लोगों ने कम बेयर करनी है तो कौन से सोर्सेज लोगे? शॉर्ट टर्म सोर्सेज। ये इसका क्रक्स था इस पॉइंट का। दोबारा बोल रही हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लिख लीजिए साइड पे कहीं पे मेंशन कर लीजिए। अगर तो आप लोगों को ज्यादा लिक्विडिटी पोजीशन चाहिए, इन्होंने बार बार क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो हैं वो आप लोगों को, एक क्लियर कर दूं मैं आपको, लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो हैं वो कैपिटल को जो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से आपकी लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है। सो लॉन्ग टर्म सोर्सेज की वजह से लिक्विडिटी इंक्रीज होती है। अगर आपको कॉस्ट कम बेयर करनी है तो फिर आप कॉस्ट के लिए क्या करोगे, आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज रेज करोगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? सो ये दो लाइनें मेन थी, नहीं समझ में आएंगी तो वीडियो में के बाद में हम लोग दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। अब लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस कौन कौन से होते हैं, पहले तो दिमाग में इस चीज को रिवाइज करिए। लॉन्ग टर्म सोर्सेज हमारे होते हैं शेयर होल्डर फंड्स, वो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं। और कौन कौन से हमारे पास सोर्सेज हैं, अपने दिमाग में याद करिए, डिबेंचर्स, वो भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज में आते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, एक मिनट, लास्ट पॉइंट आई थिंक मेरा मिस हो गया है, दोबारा देख लेते हैं। सो यहीं से अंडरलाइन कर देती हूँ आप लोगों को। ये रहा, लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, डिबेंचर ले लिए, ये आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं जिसका टाइम पीरियड क्या है, ज्यादा है। तो अब आपके पास कहते हैं कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है, यही बात करी थी ना, डिटरमिन करो कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन कौन से हैं। ये कहते हैं सोर्सेज हैं, इसके अलावा उन्होंने आगे बहुत सारा और भी है हमारे पास। अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, the proportion of various long term financial sources is determined, all the sources have their merits and demerits। अब हर किसी के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। एक आधा हिंट दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया, ठीक है, अगर मैंने लॉन्ग टर्म लोन लिया तो आप लोगों को ब्याज पे करना पड़ेगा। डिबेंचर्स लिए, इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको खर्चा कम आ रहा है, कहाँ पे आपको ब्याज इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है, आप वो सोर्सेज यूज करोगे। तो हर किसी का अपना फायदा है, अपना नुकसान है। तो ये चीजें आपको देख के आपने बैलेंस्ड बना के एक डिसीजन लेना है कि आप पैसा कहाँ से रेज करोगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए तब सारे का सारा बैंक लोन ले लोगे। आप ऐसा करो कि कुछ आप डिबेंचर्स ले लो, कुछ आप लोग लॉन्ग टर्म लोन ले लो, ऐसे हो सकता है। सो ये कहाँ पे या कैसे डिसाइड करना है, कितना पैसा कहाँ से लेना है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, पहले हमने कौन सी बात करी थी, कितना प्रपोर्शन लॉन्ग टर्म एसेट्स होनी चाहिए, कितनी प्रपोर्शन शॉर्ट टर्म एसेट्स होनी चाहिए। तो हमने वहां पे ये चीज पढ़ी थी कि अगर आपको लिक्विडिटी पोजीशन ज्यादा चाहिए तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ले लो, अगर आपको कॉस्ट कम चाहिए, आप इतना ब्याज नहीं पे करना चाहते तो आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज ले लो। अब इस पॉइंट का क्रक्स क्या है कि हमारे पास सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, डिबेंचर्स है, लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि इनमें से आपको खर्चा कम कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मेरिट आपको फायदा कहाँ पे ज्यादा है, आप उस चीज को ज्यादा रेज करो। डिबेंचर से आपको थोड़ा ज्यादा फायदा है रेदर देन लॉन्ग टर्म लोन, क्योंकि डिबेंचर्स में भी बहुत ज्यादा टाइप्स होती हैं, आपने +1 में पढ़ा होगा। रिडीमेबल डिबेंचर होते हैं, इरिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं। सो हमारे पास वहां पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल मेथड है हमारे पास। तो यहाँ पे मेरिट डीमेरिट देखते हुए हम एक बैलेंस्ड डिसीजन लेंगे। सो लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने क्या डिटर्मिन करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बहुत सारी आइटम कौन कौन सी है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ डेट। हमने कॉस्ट की बात ही करी थी कि कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट कौन सा होता है, तो इंटरेस्ट क्या है, वो अमाउंट ऑफ डेट है, रिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ डेट, कि जितना आपका उधार जितना आपका अमाउंट ऑफ डेट ज्यादा होएगा उतना ब्याज आपका क्या होएगा, ज्यादा। आगे, डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। जितनी ज्यादा आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स या लैंड बोल रही हूँ मैं, बिल्डिंग ये हमारी जितनी भी मशीनरी वगैरह है, ठीक है, फर्नीचर वगैरह है, ये जितने ज्यादा हमारी बिल्डिंग फर्नीचर, इनकी वैल्यू ज्यादा होएगी, इनका अमाउंट ज्यादा होएगा, डेप्रिसिएशन अमाउंट उतना ही ज्यादा होएगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिसाइड कर सकते हैं। आपको ना यहाँ पे एक एग्जांपल बताती हूँ, पहले मैं पॉइंट ये पूरा रीड कर दूं।
हम बात कर रहे थे, आगे हम प्रॉपर रीड कर लेते हैं। आगे इन्होंने बात करी है, डिस्काउंट इज रिलेटेड विद द पोजीशन ऑफ लिक्विडिटी, which means that if the position of liquidity is good, कि अगर आपके पास लिक्विड कैश है, डिस्काउंट आपको इजीली मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? आपने ये पढ़ा होगा कि अगर आप लोग जो है कैश पेमेंट करते हो, ठीक है, कैश पेमेंट के ऊपर आपको क्या मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट। याद होएगा सब बच्चों को? अगर आपने कैश पेमेंट की है तो उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? ट्रेड डिस्काउंट। और यहाँ पे इन्होंने इसीलिए लिखा है कि अगर, दोबारा लाइन रीड कर रही हूँ मैं ये वाली, so which means that if the position of liquidity is good, discount can be easily earned by making timely payment। अगर तो मैंने उधार किया, अगर मैं किसी शॉप के पास जा रही हूँ एसी लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए, और मैं उनको बोल रही हूँ मेरी ना किस्तें बना दो, इंस्टॉलमेंट्स बना दो, मैं इमीडिएटली पेमेंट नहीं कर सकती, तो क्या वो आपको डिस्काउंट देंगे? नहीं। वो डिस्काउंट कब देंगे? जब आप लोग क्या करोगे? उनको कैश पेमेंट करोगे। तो कैश पेमेंट इज ओनली पॉसिबल कि अगर आपके पास लिक्विडिटी पोजीशन क्या है? अच्छी है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? अब आप ये सोचोगे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमने इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और डिस्काउंट की बात क्यों करी है? आप सब बच्चों को याद होएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो एक्सपेंसिव साइड है ये हमारी, है ना, ये डेबिट साइड होती है ना। हम डेबिट साइड में क्या डालते हैं? यहाँ पे इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट। तो कहते हैं इसीलिए ये आइटम्स जो हैं हमारी डायरेक्टली रिलेटेड हैं किसके साथ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ। सो इसलिए लिखा है कि वेरियस आइटम्स इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गेट इन्फ्लुएंस्ड और इफेक्टेड बाय डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजन। कि आप कौन सा डिसीजन ले रहे हो? आप ज्यादा इंटरेस्ट पे करने वाले हो, ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाने वाले हो, ज्यादा डिस्काउंट है, ये किस तरीके का है? ये लेना देना सारा पैसे के साथ है। अगर आपके पास पैसा है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो आपको इन डिसीजंस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा।